हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र थानवी आपका थानवी लॉ पॉइंट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता का हमारा प्रिलिमिनरी चैप्टर चल रहा है। ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि हम इसको जितनी गहराई से और जितना तरीके से पढ़ेंगे उतना ही हमें सिद्धांतों के साथ आईपीसी का, जो कि भारतीय न्याय संहिता बन गई है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हमारे जो चैप्टर चल रहा है वो है डेफिनेशंस। डेफिनेशन में हमने पिछली क्लास में ऑफेंस तक पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ओ फॉर ओमिशन। ओ फॉर ओमिशन पढ़ेंगे दोस्तों। अब ओमिशन में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था कि भारतीय दंड संहिता में ये एक्ट और ओमिशन साथ साथ ही थे, धारा 32 और 33। अब यहां पर सिस्टम जो है ना अल्फाबेटिकली कर दिया है, इसलिए जो है ना ये अब आगे पीछे हो गए हैं। जो वर्णमाला के अनुसार वो ए फॉर एक्ट है, ये ओ फॉर ओमिशन है, इसलिए हमने शुरू में ही पढ़ लिया था एक्ट को कि एक्ट किसे कहते हैं। तो एक्ट में हमने पढ़ा था कि कार्य में सिंगल एक्ट शामिल है और उसमें इसी तरह सीरीज ऑफ एक्ट शामिल है। लाइकवाइज दिस, यहां पर आज हम पढ़ेंगे ओ फॉर ओमिशन। ओमिशन के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था। दो बातें आपको शुरू में बताई थी। क्या बताई थी? आपको मैंने बताया था कि हर अपराध में उसका प्रयत्न शामिल होता है, इसी तरह हर कार्य में उसका अकार्य शामिल है। अकार्य का मतलब होता है नॉन डूइंग ऑफ द एक्ट, अर्थात कार्य को नहीं करना। कार्य को नहीं करने को ही हम लोप कहते हैं, और लोप जब एक से अधिक होते हैं तो वो लोपावली बन जाती है, दैट इज कॉल्ड सीरीज ऑफ ओमिशंस। तो जैसे कोई अपराध कार्य करके कारित किया जा सकता है, वैसे के वैसे अपराध को कार्य को ना करके भी कारित किया जा सकता है, जिसे कि हम कहते हैं ए पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू डू ए पर्टिकुलर एक्ट, if he is not doing the same, this is called non doing. The constitution of omission is there. तो वहां पर किसका गठन होता है? लोप का। लोपों के साथ होती है लोपावली, दैट इज कॉल्ड सीरीज ऑफ ओमिशन। ओके, तो दोस्तों ये लिखता है ओमिशन, ठीक है, denotes as well as series of omissions as single omission। एक अकेला कार्य का लोप, वैसा का वैसा कार्यों की लोपावली। तो जब क्या होता है, हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएगा दोस्तों कि होता क्या है कि अपराध जो है ना एक अकेले सिंगल कार्य से भी किया जा सकता है, और अपराध जो है ना कई कार्यों से मिलकर भी बन सकता है। इसलिए हमको एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट्स, हमें ओमिशन और सीरीज ऑफ ओमिशन को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और जब भी ये इसकी स्थिति आएगी तो मैं और आगे से आपको ज्यादा क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जैसे हम अपराध को पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो अपराध में हम क्या पढ़ते हैं? हम अपराध में पढ़ते हैं ऑफेंस में बी कमिटेड बाय डूइंग ऑफ एन एक्ट, ऑफेंस में बी कमिटेड बाय नॉन डूइंग ऑफ द एक्ट। हाउ ऑफेंस इज कमिटेड बाय डूइंग ऑफ द एक्ट? व्हेन एक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक्ट इज फॉरबिडन बाय द लॉ। लॉ फॉरबिड्स, लॉ मना करता है जिस कार्य को करने के लिए, उसको यदि आपने किया तो अपराध होगा। कानून जिस कार्य को करने के लिए आपको आदेश देता है, आप उस कार्य को नहीं करोगे तो भी अपराध होगा। तो कार्य जो विधि द्वारा निषिद्ध है उसको करने पर अपराध होगा, जो कार्य विधि के द्वारा आदेशित है उसे नहीं करोगे तो भी अपराध होगा। Therefore, we are bound by the law to have a good knowledge as to doing of an act or non-doing of the act. One is called act, second one is called omission. Non-doing of the act when you are legally bound to do a particular act. कानून ने आपके ऊपर एक विधिक कर्तव्य अधिरोपित कर रखा है कि आप एक कार्य को करो, और यदि आप बिल्कुल जानबूझकर बिना किसी वृत्ति हेतु के, विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज, यू आर नॉट डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, इट मींस योर एक्ट इज लिटरली इन टर्म्स ऑफ ओमिशन। तो देखो, कार्य, देखो कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है तू मेरा काम करना, तो कहता है ठीक है साहब कर, वो करता नहीं। फिर अपने दूसरे दोस्त को मिलकर, जिसको काम करने को सौंपा गया था, वो अपने दोस्त को मिलकर दूसरे को क्या कहता है? मैंने कैसा किया, मैंने कैसा किया, मैंने अ का काम नहीं किया, तो मैंने कैसा किया, कि पहले क्या बोलता है? मैंने कैसा किया, कि मैंने अ का काम नहीं किया। तो नॉन डूइंग ऑफ द एक्ट इज ऑन इक्वल फुटिंग ऑफ द डूइंग ऑफ द एक्ट। ओके, इसलिए हमें
कार्य पढ़ना पड़ता है, कार्य के साथ हमें लोप पढ़ना पड़ता है, हम कार्य की आवली पढ़नी पड़ती है, इसी तरह लोपों की भी आवली दैट इज लोपावली पढ़नी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड सीरीज ऑफ ओमिशंस। ओके, इसको हिंदी में लोप कहते हैं। लोपों की किसी आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एकल लोप का। ओके, अब आता है पर्सन, व्यक्ति। व्यक्ति को देखो इसमें डिफाइन कर रखा है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा पहले 11 में व्यक्ति की परिभाषा दे रखी थी। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे हमने इसके शुरुआत के जो सेक्शंस पढ़े थे उसमें हमने धारा की उपधारा 1 की उपधारा 3 में पढ़ा था, प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति, एवरी पर्सन who is doing an act in violation of the provision provided in BNS within India is liable to be punished. ओके, तो ये हर व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की बात करता है। तो हमें दोस्तों इस व्यक्ति की परिभाषा में ये समझना है कि द डेफिनेशन ऑफ द टर्म पर्सन इज नॉट कन्फाइंड अप टू द नेचुरल पर्सन। हम जो ये मानव शरीरधारी जो व्यक्ति हैं, ये भारतीय दंड संहिता की जगह पर जो नया कानून आया है जिसमें अब अल्फाबेटिकली सारे समझाए, तो पर्सन का मतलब केवल और केवल हम और आप नहीं, पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स दैट इज ए लीगल पर्सन, दैट इज ए ज्यूरिस्टिक पर्सन, दैट इज ए ज्यूरिडिकल पर्सन, जिसको हिंदी में विधिक व्यक्ति कहते हैं। तो विधिक व्यक्ति भी इसमें शुमार है। ये बात अलग है कि हम भारतीय न्याय संहिता को पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड जनरल लॉ ऑफ क्राइम्स, और इस जनरल लॉ ऑफ क्राइम्स में दोस्तों कई ऐसे अपराध हैं, जैसे देखो मर्डर, बलात्कार, चोरी, डकैती इत्यादि, ये कंपनी नहीं कर सकती, अपहरण कंपनी नहीं कर सकती, व्यापारण कंपनी नहीं कर सकती। ठीक है, तो ज्यूरिडिकल पर्सन जो अपराध कर सकते हैं, इनके लिए उनके डायरेक्टर्स और उनके पर्सन इन अथॉरिटी जो कि कंपनी के कार्यों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो व्यक्ति जो है ना दंडित किए जाते हैं। तो इसलिए हमें पर्सन की परिभाषा पढ़नी पड़ती है। तो वी हैव टू कीप दिस फैक्टर इन माइंड दैट the definition of the term person is not confined up to the natural person. हम शरीरधारी व्यक्ति जो हैं वहां तक ये परिभाषा केवल सीमित नहीं है, इसका बहुत लंबा चौड़ा रोल है। क्या लिखता है मालूम है, पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और ए बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो देखो इसमें कंपनी को भी शामिल कर लिया, एसोसिएशन को भी शामिल कर लिया और व्यक्तियों के निकाय को भी शामिल कर दिया, और आगे इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वेदर इट इज इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये निगमित है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं आता है, तो दैट इंक्लूड्स, देयरफॉर द डेफिनेशन ऑफ द टर्म पर्सन इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो हम पर्सन में हम तो है ही हैं, हमारे साथ में ये कंपनी भी पर्सन है और एसोसिएशन भी पर्सन है, और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट दे आर कॉल्ड पर्सन। ओके, नेक्स्ट अगला है दोस्तों पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। ओके, लोग के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है। ओके, अब आई बात पब्लिक सर्वेंट। दोस्तों ये जो है ना सबसेक्शन 28, जो ये धारा 21 थी पहले भारतीय दंड संहिता, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका मैं आपको कारण बताता हूं कि देखो, सम ऑफेंसेज आर रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, सम ऑफेंसेज आर कमिटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट्स, एंड हमको इसमें भारतीय न्याय संहिता में दोस्तों एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। उस चैप्टर का टाइटल क्या है मालूम है, कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान। तो कौन है लोक सेवक, तो लोक सेवक को हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहां पर एक बात मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि दिस सबसेक्शन 28 जिसका टाइटल है पब्लिक सर्वेंट, इट डज नॉट डिफाइन व्हाट इज मीन्ड बाय पब्लिक सर्वेंट, नो, इट डिस्क्राइब्स, it gives a category of persons which are falling within the meaning and ambit of the term public servant. तो इसमें 11-12 जो भी क्लॉजेज हैं, जो निर्सित हो गया वो निर्सित हो गया, जो निर्सित नहीं हुआ वो उसमें कायम है। तो इसमें जो जो व्यक्ति समाविष्ट हैं वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा नहीं है कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, दिस इज द डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर फॉलिंग विद इन द मीनिंग एंड एम्बिट ऑफ
ऑल दीज क्लॉजेज देयरफॉर दे आर नोन एज पब्लिक सर्वेंट। और मैंने पहले से आपको क्लियर कर दिया कि कई अपराध ऐसे हैं जो लोक सेवकों के संबंध में हैं, कई अपराध ऐसे हैं जो लोक सेवकों के द्वारा कारित किए जाते हैं, कई अपराध ऐसे हैं जो लोक सेवकों के विरुद्ध कारित किए जाते हैं, और कई अपराध ऐसे हैं जिसमें लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान होता है ना। तो ये सारी बातें हमें एट लेंथ इन डिटेल पढ़नी है भारतीय न्याय संहिता में, और टाइम एंड अगेन हमें जहां जहां भी ये चीजें आएगी हम इसको स्पष्ट करते जाए। ओके, तो इसको देखो, हम इसको लोक सेवक से पहला क्या लिखता है, लोक सेवक मीन्स ए पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन। ये क्या लिखता है साहब, ये खुद 28 खुद कहती है कि लोक सेवक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी के अधीन आता है। तो इसने हमें तो परिभाषा नहीं दी, और परिभाषा तो देखो, हम अगर कॉमन पार्लेंस में जाके अगर समझना चाहें तो हमें समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा हमें दोस्तों, ये समझ में आएगा कि हर वो व्यक्ति जो लोक कर्तव्यों का निर्वहन करता है वो व्यक्ति लोक सेवक है ना। अब ये बात अलग है कि हम ये पहले पढ़ते थे, अभी तो क्या किया है इन्होंने, सरकार का सेवक हटा दिया है। बाकी पहले हम पढ़ते थे कि हर पब्लिक सर्वेंट जो है ना वो सरकार का सेवक नहीं होता, पर हर सरकार का सेवक जो है ना पब्लिक सर्वेंट होता। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस डिस्क्रिप्शन। तो इसके बारे में पूरा हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। पहला देखो, पहला लिखता है सेना, नौसेना या वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, आयुक्त अधिकारी। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको किसी भी विधि की परीक्षा में अगर लोक सेवक के बारे में प्रश्न आता है ना, तो आपको ये जो है ना अत्यधिक मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस टर्म, बिकॉज हमें तो इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद करना है कि इसमें 10-12 क्लॉजेज हैं। और मैं एक बात और बता देता हूं कि मैं अभी इसके ये जो लोक सेवक पद जो है ना, इसको हम इस पे पैनल बोर्ड पे पढ़ करके जब ये पूरा हो जाएगा तब मैं आपको कुछ केस लॉज बताऊंगा, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि द लिस्ट व्हिच हैज बीन गिवन इन दिस सेक्शन इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज इलस्ट्रेटिव। ये अपने आप में पूर्ण सर्वांगीण नहीं है, ये तो एक जो है ना उदाहरणात्मक है जिसमें इतने लोगों को बता रखा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो लोग इसमें समाविष्ट है वही केवल लोक सेवक हैं, इसके अलावा कोई लोक सेवक होते ही नहीं है। नथिंग इज लाइक दिस, ऐसा है ही नहीं। तो देयरफॉर हम देखो अब इसको ऐसे डिस्कस करते हैं। तो पहले का में हमने पढ़ा सेना, नौसेना, वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी। ठीक है, दूसरा है प्रत्येक न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्यायिक निर्णय कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। तो हमने देखो, हमने जज की परिभाषा पढ़ी थी, ए पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय द लॉ टू गिव ए डेफिनेटिव जजमेंट, और when no appeal is preferred against that judgment that becomes a definitive, or when appeal is preferred so the same is confirmed by the superior authority then it becomes definitive judgment। therefore ये क्या लिखता है कि न्यायाधीश किसमें शुमार होता है, लोक सेवक की तारीफ में आता है। ओके, अब अगला पढ़ते हैं। देखो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी एंड यू ऑल्सो कि भाई हम हर एक चीज को हिंदी और इंग्लिश का जो इसका वर्जन दे रखा है उसको सबको अंडरलाइन करके देखें, बिकॉज मैं एक भाषा में अंडरलाइन करके आपके समक्ष बोलूंगा एंड आई शैल एक्सप्लेन ऑल दैट इन डिटेल एट लेंथ इन अनदर लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा तो हिंदी में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, और मैं अगर इंग्लिश में पढ़ूंगा तो हिंदी में कर दूंगा। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, फिर ये सी कहता है कि एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट, न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी जो इसमें समाविष्ट है, तो उसमें कौन कौन से इंक्लूडेड है। देखो इसमें इंक्लूड है लिक्विडेटर पहला, रिसीवर दूसरा, कमिश्नर तीसरा। तो ये तीन हमें ध्यान रखने हैं। एक तो है लिक्विडेटर जिसे समापक कहते हैं, दूसरा प्रापक होता है, और तीसरा दोस्तों कमिश्नर आयुक्त होता है। Whose duty
it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or interpret or to preserve order in the court, and every person specially authorized by a court to perform any such duties. ठीक है, तो ये आ गए। तो ये क्लॉज सी है, जिसमें ये इतने, तो हमें मोटा मोटी जो ध्यान रखनी है बात, वो क्या रखनी है दोस्तों, कि हमें सी क्लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव टू कीप 3 वर्ड्स इन अवर माइंड। वन इज कॉल्ड लिक्विडेटर, second one is receiver, third one is commissioner, and rest of all persons who is authorized by the law to receive a document and to dispose of the property and to receive the property, etc etc, है ना। तो ये सारे कर्तव्य जिनके ऊपर अधिरोपित होते हैं वो कौन होते हैं, वो लोक सेवक होते हैं। ये आ गया हिंदी में। चलो इसको आगे करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डी। डी लिखता है, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य। एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन whom any cause or matter has been referred for decision or reports by any court or any other competent public authority। तो इसमें देखो, मध्यस्थ इसमें शामिल है, आर्बिट्रेटर को इसमें शामिल कर दिया है, और जिन लोगों को कोई मामला सुपुर्द किया जाता है कि आप उनको सुनकर के उसको न्यायान्वित करो, दैट इज अगेन फॉलिंग विद इन द मीनिंग एंड एम्बिट ऑफ द टर्म पब्लिक सर्वेंट। ओके, अब हम अगला पढ़ते हैं कि आगे उसके बाद में एफ आता है हमारे सामने। प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे किसी पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है। तो ये कौन है, जनरली दीज आर पुलिस ऑफिसर, जबकि इसके बारे में आगे हमें और पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि कौन व्यक्ति किसको पकड़ करके परिरुद्ध कर सकता है, तो डिटेन कौन किसको कर सकता है। तो क्या लिखा है मालूम है कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, ये बात कहता है। ओके, नेक्स्ट है, सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, या लोक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं शुद्धि का संरक्षण करे। तो ये सारे काम, ये भी देखो आपको कौन है व्यक्ति, तो एवरी ऑफिसर who is empowered by the law in the capacity of such officer whose duty is to prevent the offenses। तो अपराधों का क्या करे, निवारण करे। तो अपराधों की रोकथाम करना और अपराधों के बारे में सूचना देना और सिक्योरिटी और हेल्थ वगैरह की बातों को ध्यान में रखने का कार्य करे, वो व्यक्ति कौन होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है। ठीक है, अब आता है every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment or contracts on behalf of the government, or to execute any revenue process, or to investigate or to report or any matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make, authenticate or to keep any document relating to the pecuniary interest। तो ये सारे कामों को अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन, लोक सेवक। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट द description of such persons whose name has been given in the following list and its clauses। ओके, तो हम धारा 2 जो है उसकी सबसेक्शन 28 को अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला है दोस्तों, ये लिखता है, अगले को मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं। प्रत्येक अधिकारी
जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वो किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या कोई सर्वेक्षण या कोई निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उद्ग्रहित करे, तो वो व्यक्ति कौन? पब्लिक सर्वेंट। ओके, नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए निर्वाचन या निर्वाचन के किसी भाग के संचालित करने के लिए सशक्त है। ओके, नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन, every person who is under the service of the government and he is in the salary of the government, या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, पारिश्रमिक पाता है। तो देखो ये जो है ना, ये चीज ऐसी है जो और ज्यादा अच्छे ढंग से आपको समझाएगी कि प्रत्येक व्यक्ति जो क्या कर रहा है सरकार की सेवा में, ए पर्सन हु इज इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही इज गेटिंग सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट, or for the purpose of discharge of any public duty or for performance of public duty, he is getting fee or a commission from the government in terms of remuneration, in terms of remuneration। देखो ये जो है ना, ये लाइन अगर आपको कोई भी तरह की मतलब कॉमन सेंस की बात अगर कोई पूछे कि जनरल पार्लेंस में आपको, कॉमन पार्लेंस में किसी को उत्तर देना पड़े कि कौन है लोक सेवक, तो हमें इस बात का उत्तर देना है कि हर वो व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में है, हर व्यक्ति जो किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन के लिए, उसके पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में जो है ना पारिश्रमिक पाता है। क्या करता है? ही इज रेम्यूनरेटेड बाय द गवर्नमेंट either in terms of making the payment of the fee or commission. That man is known as a public servant. ओके, तो हमें ये बात जो है ना वो लोक सेवक के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दूसरा क्या कहता है? साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड 31 में यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम की या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 45 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में है। तो देखो, जो व्यक्ति गवर्नमेंट का सीधा सीधा सर्वेंट है और वो सेवा में है और सरकार से सीधे सीधे सैलरी प्राप्त करता है, या फिर किसी लोक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सरकार से वो फीस या कमीशन के रूप में अपना पारिश्रमिक प्राप्त करता है, वो तो हमने ऊपर पहला खंड पढ़ लिया। ओके, अब हम दूसरे खंड की बात करें तो देखो, देयर आर सो मेनी कंपनीज विच आर रन बाय द गवर्नमेंट और बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखो लास्ट में ये क्या कहता है कि कंपनी अधिनियम 2013, पहले कंपनी अधिनियम 1956 का हवाला होता था, अब है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 45 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन। तो ए पर्सन हु इज सर्विंग इन द गवर्नमेंट कंपनी or he is in the salary of the such government company, again he is known as a public servant। वो भी क्या है? पब्लिक सर्वेंट। ओके, अब ये एक्सप्लेनेशन क्या लिखता है? persons falling under any of the descriptions made in this clause are public servants whether appointed by the government or not। तो ये इस बात को स्पष्ट कर दिया है एक्सप्लेनेशन के रूप में कि जो भी व्यक्ति इन कैटेगरीज में आते हैं वो सारे पब्लिक सर्वेंट हैं, भले ही वो जो है ना सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हों या अथवा नहीं। तो मतलब ऑल द टाइम्स, इनवेरिएबली इन ऑल द मैटर्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ओनली, देन ही कैन बी सेड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। नो, नॉट एट ऑल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, सो फार एज दिस एक्सप्लेनेशन इज कंसर्न, इट हैज मेड क्लियर। क्या किया है? इस खंड में किए गए वर्णनों में किसी के अधीन आने वाले व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। Whether these persons are appointed by the government or not,
they are called public servants. Okay. अब लिखता है प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किया हुआ है, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो, लोक सेवक है। अगर इफ एनी सॉर्ट ऑफ लीगल डिफेक्ट इज देयर, ए पर्सन हु इज possessing द कैपेसिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, तो ये कहता है कि उसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई विधिक त्रुटि है ना, इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोक सेवक में शुमार होता है। अब ये टर्म आ गई अगली, इलेक्शन। ठीक है, अब इलेक्शन मीन्स व्हाट। अब जैसे सुनो, ये लिखता है इलेक्शन मीन्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग members of any legislative, municipal or other public authority of whatever character, the method of selection to which is by or under any law for the timing in force। देखो, निर्वाचन को ये समझाता है कि निर्वाचन से किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन से कोई निर्वाचन अभिप्रेत है, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, जिसके लिए चयन करने की पद्धति तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन है। अब इसको ये इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझाता है ना। तो व्हाट इज मीन बाय दिस, दृष्टांत क्या लिखा है कि नगरपालिका आयुक्त लोक सेवक है। द कमिश्नर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी इज नोन एज ए पब्लिक सर्वेंट। तो दोस्तों अब इसमें देखो, अब इसमें हमारे अगला खंड आ गया है, वो है रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण। इसको मैं समझाने से पहले आपको समझाऊं कि तीन जो है ना लैंडमार्क जजमेंट है इन रिगार्ड टू द पब्लिक सर्वेंट, है ना। तो जैसे सबसे पहला, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में, आई थिंक दैट वाज इन द ईयर 1984, ये 1979 या 84 की बात है, वो तो खैर कंफर्म हो जाएगा। एक मामला था आर.एस. नाइक वर्सेस ए.आर. अंतुले का। तो आर.एस. नाइक वर्सेस ए.आर. अंतुले के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज एमएलए, एमएलए इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट, एमएलए इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, उसके बाद में एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ही, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कह दिया आर.एस. नाइक वर्सेस ए.आर. अंतुले के मामले में कि एमएलए जो है ही इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट। ओके, फिर उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द मैटर ऑफ पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फॉर द पर्पज ऑफ एंटी करप्शन एक्ट 1988, है ना, तो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के प्रयोजन के लिए हर एक पार्लियामेंट का मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। ओके, उसके बाद में फिर उन्होंने उससे पहले जो है ना एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा था कि चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर and at the same time minister is appointed by the governor। तो सुनो, तो चीफ मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, तो चीफ मिनिस्टर इज गेटिंग सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट, देयरफॉर ही इज ए पब्लिक सर्वेंट। तो ये जो है ना, ये इन निर्णयों के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि ये जो सबसेक्शन 28 में दोस्तों जो लिस्ट दे रखी है, ये अपने आप में पूर्ण परिपूर्ण सर्वांगीण लिस्ट नहीं है। ये तो जैसे जैसे प्रश्न जो है ना उठते जाते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आते जाते हैं, तो जो है ना ये बातें तय होती रहती है कि कौन लोक सेवक है और कौन लोक सेवक नहीं। ओके, अगला जो है अगला है रीजन टू बी। देखो दोस्तों, ये जो है ना, ये विश्वास करने का कारण ये क्या चीज है, क्यों इस टर्म को जो है ना इसमें खुलासे से बता रखा है। देखो, कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, तब ये कहा जाता है
जब वह उस बात की विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है। हाउ वी कैन से दैट ए पर्सन हैज रीजन टू बिलीव, रीजन टू, तो देखो देयर इज ए कॉज टू सस्पेक्ट एंड रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण। अब जैसे देखो, मैं अभी आपको आगे तो नहीं चलते, तो हम देखो भारतीय दंड संहिता की धारा 379 में चोरी के अपराध के लिए दंड का प्रावधान था। 411 में चुराई हुई संपत्ति के बारे में प्रोविजन था। वो धाराएं अब बदल करके भारतीय न्याय संहिता में सुसंगत धाराएं बन गई। हमको कोई दिक्कत नहीं उससे, हम उसका रेफरेंस आएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो सोचो कि एक चोर ने चोरी की, चोर ने चोरी की, तो चोर तो चोरी के लिए पकड़ा गया। जब चोर पकड़ा गया तो चोर को कान के नीचे 2 बजा के पुलिस अधिकारी ने दिए, तो उसको पूछा कि तूने ये चोरी में चुराई हुई संपत्ति कहाँ है थे, तो उसने कहा, तो जैसे उसने क्या देखो, उसने क्या चुराया था, मोबाइल। अब आप सोचो कि आज की तारीख में अगर अमेरिका के द्वारा एक इंट्रोड्यूस्ड नया मोबाइल जो है, वो एप्पल कंपनी का कौन सा भी एडिशन होने दो, लेटेस्ट वाले की पोजीशन अगर 1.5 लाख रुपए की, तो एक व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए का मोबाइल परचेज कर लिया। अब वो 15 दिन बाद ही मोबाइल खो गया। अब मोबाइल खो गया या किसी ने चुरा लिया, तो हम तो चोरी की बात कर रहे हैं, तो जैसे चुरा लिया, तो चोर जो है ना चुराई हुई संपत्ति को जनरली अपने पास रखता ही नहीं, हो तो हाथों हाथ उसको डिस्पोज करके उसके रोकड़ा पैसे करके अपने लेता है, ये काम करता है। तो चोर जो है ना वो चुराए हुए मोबाइल को, जो 1.5 लाख रुपए की कीमत का था, वो उसको मोबाइल में डील करने वाली जो एक दुकान थी, जो एक व्यक्ति के द्वारा रन की जाती थी, उसके ऊपर बाहर लिखा था कि यहां पर सभी प्रकार के मोबाइल जो है ना वो खरीदे और बेचे जाते हैं। तो वो चोर वहां पर चला गया। चोर चला गया तो चोर ने कहा कि भाई मेरे को पैसों की तत्काल जरूरत है और मेरे को ये मोबाइल बेचना है। तो दुकान के मालिक के हाथ में आते ही उसको समझ में आ गया कि ये तो लेटेस्ट मोबाइल है, इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, और जो लाया था वो शकल सूरत से 1.5 लाख रुपए का मोबाइल रखे जैसा दिखता नहीं था। तो उस दुकानदार ने उसको बोला कि बोल कितने पैसे चाहिए, तो जो आप दे दो ठीक है। तो उसने कहा तू बोल, तो मेरे को तो 15,000 रुपए दे दो या 20,000 रुपए दे दो। तो उसने दुकानदार ने उससे मोबाइल ले लिया 20,000 और उस चोर को 20,000 रुपए दे दिए। अब जब चोर पकड़ा गया तो चोर के कान के नीचे 2 चमाट जब अनुसंधान अधिकारी ने लगाए, तो उसने बता दिया दुकान का नाम कि मैंने वहां पर दिया है। अब पुलिस वहां पर गई तो उसके पास में वो मोबाइल बरामद हो गया। जब बरामद हो गया तो वो दुकानदार क्या कहता है कि मेरे को थोड़ी पता है कि जो चोर जो आया था इसके फोरहेड के ऊपर, इसके ललाट के ऊपर ये लिखा हुआ है, इसके ललाट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये चोर, ये थोड़ी लिखा हुआ है। तो कानून कहता है बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, ये उसके ललाट पे लिखा नहीं है कि ये चुरा के लाया है, पर तू मोबाइल में डील करता है, देयरफॉर यू हैड ए रीजन टू बिलीव कि जो व्यक्ति 1.5 लाख के रुपए की मोबाइल को तुम्हें 20,000 रुपए में दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का विश्वास करने का कारण है कि ये संपत्ति निश्चित रूप से चुराई हुई संपत्ति कैसी है, इट इज प्योरली स्टोलन प्रॉपर्टी। Therefore, you thought fit to purchase the same for 20,000 rupees against 1,50,000। तो मोबाइल की कीमत 1.5 लाख, उसको दोस्तों उसने कितने में ले लिया, मात्र 20,000 रुपए में। और तुम मोबाइल की दुकान चलाते हो, तुम्हारे कपड़े की दुकान नहीं है, तुम्हारे किराने की दुकान नहीं है, तुम लकड़ी के आइटम में डील नहीं करते, यू आर डीलिंग इन मोबाइल। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट यू हैड रीजन टू बिलीव दैट सच मोबाइल वाज ए स्टोलन मोबाइल, और इसलिए आप 411 में भारतीय दंड संहिता में आपके खिलाफ अभियोजन चले। तो ये है दोस्तों रीजन टू बिलीव, तो विश्वास करने का कारण। कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण लगता है, ये तब कहा जाता है जब वो उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं। ओके, अब आगे स्पेशल लॉ। तो देखो हम अभी पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता, दिस इज नोन एज जनरल लॉ ऑफ क्राइम्स। कानून 3 प्रकार के हैं, पहला है जनरल, दूसरा है स्पेशल, तीसरा है लोकल। ओके, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो जनरल लॉ ऑफ क्राइम्स है, दूसरा जो है वो स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ वो लॉ होता है जो एक विषय विशेष को लागू होता है। जैसे देखो पॉक्सो अधिनियम है, टाडा है, पोटा है ना, और SC ST एक्ट है, ये सारे दीज आर ऑल लॉज, NDPS एटसेट्रा कॉल्ड स्पेशल लॉज। व्हाई? बिकॉज क्या लिखता है मालूम है, विशेष विधि से वह विधि अभिप्रेत है जो किसी
विशिष्ट विषय को लागू होती है। ठीक है, अब ये उस समय जो है ना भारतीय दंड संहिता में लोकल लॉ और स्पेशल लॉ ऊपर नीचे साथ साथ थे। अभी इसको ये तो आ गया स्पेशल लॉ में। ठीक है, और उससे पहले हमने लोकल लॉ पढ़ लिया था, लोकल लॉ एल पर आ गया था, ये एस पे आया। तो लोकल लॉ कौन सा होता है? लोकल लॉ वो होता है जो एक पर्टिकुलर स्थान विशेष को लागू होता है। तो राजस्थान में राजस्थान की सरकार जो भी कानून बनाएगी वो राजस्थान में लागू होंगे, बाकी उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएगी वो यूपी में लागू होंगे, मध्य प्रदेश की बनाएगी वो एमपी में लागू होंगे। देयरफॉर ऑल दोस लॉज आर नोन एज लोकल लॉज। नाउ दिस इज स्पेशल लॉ। ओके, नेक्स्ट, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। देखो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। हमने पहले जैसे डॉक्यूमेंट की परिभाषा पढ़ी, तो हमने डॉक्यूमेंट की परिभाषा में क्या पढ़ी थी? तो डॉक्यूमेंट के माध्यम से जिस टर्म को समझाया है वो है मूल्यवान प्रतिभूति। ठीक है, और मूल्यवान प्रतिभूति का कई अपराधों में जिक्र मिलेगा, उद्यापन में भी मिलेगा, है ना, क्योंकि वो उसको बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि तू मुझे कोई संपत्ति परिचित कर दे या कोई ऐसी चीज जो हस्ताक्षरित और मुद्रांकित हो जो मुझे दे दे, जिससे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके। दैट मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ओके, तो हमने डॉक्यूमेंट की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ा था कि किसी पदार्थ पर अंक, अक्षर और चिन्ह उसके किसी एक या अधिक साधनों के माध्यम से कोई भी बात को उसके ऊपर या तो वर्णित कर दिया जाता है या अभिव्यक्त कर दिया जाता है। आइदर इट इज डिस्क्राइब्ड और इट इज एक्सप्रेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर सब्सटेंस बाय मींस ऑफ एनी लेटर, फिगर और मार्क्स एटसेट्रा। ओके, तो वो था डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की परिभाषा पढ़ी। नाउ डॉक्यूमेंट, तो हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज ए डॉक्यूमेंट और परपोर्टिंग टू बी ए डॉक्यूमेंट वेयर बाय, तो मूल्यवान प्रतिभूति की वो परिभाषा क्या देता है? मूल्यवान प्रतिभूति एक दस्तावेज है जिसका एक ऐसा दस्तावेज होना पर तात्पर्य है जिसके द्वारा सबसे पहला विधिक अधिकार, लीगल राइट, उसको क्या करता है? लीगल राइट इज क्रिएटेड, इट इज एक्सटेंडेड, it is restricted, it is transferred, or whereby a particular person states or acknowledges that I am under the particular legal obligation, or a person who makes it clear that I don't have any particular right in a particular property। तो जिस दस्तावेज में इनमें से कोई भी बात समाविष्ट है वो दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति कहलाता है। क्या कहलाता है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब इसके टेक्स्ट पे आओ, तो क्या लिखता है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स ए डॉक्यूमेंट और विच इज purports to be a document whereby any legal right is नंबर 1 created, दूसरा extended, तीसरा transferred, चौथा restricted, पांचवा extinguished और released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain लीगल राइट। जो कोई भी एक व्यक्ति दस्तावेज के माध्यम से, अब मैं देखो बहुत ही रोचक उदाहरण से आपको समझाऊं, हिंदी में तो मैंने आपको बोल के पढ़ा दिए, है ना, कि ऐसा कोई दस्तावेज जिसके माध्यम से कोई विधिक अधिकार सृजित किया जाता है, निर्वापित किया जाता है, अंतरित किया जाता है ना, और तो वो जिसके द्वारा कोई आदमी स्वीकार करता है कि मैं अमुक विधिक दायित्व के अधीन हूं, या कोई कहता है कि मैं एक अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता हूं। तो जैसे देखो, अगर एक पिता की डेथ होने के बाद में 3 भाई हैं, 1 बहन है, चौथी बहन आकर के अपने भाइयों के पक्ष में एक दस्तावेज लिख करके उसके ऊपर साइन कर देती है, तो क्या लिखती है? सी इज गोइंग टू मेक ए रिलीज डीड, है ना, तो वो हक तर्क करती है, क्या लिखती है कि मैं मेरे पिताजी के इस मकान में कोई तरह का अधिकार नहीं रखती हूं, तीनों भाइयों के पक्ष में वो उसको कर सकती है। दैट इज ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ओके, तो अब आओ इसमें, तो अब आपको समझ में आएगा कि जैसे देखो मैं बहुत तरीके से समझाऊंगा आपको और रोचक उदाहरण से समझाऊं कि जैसे अ और ब दोनों ही बहुत अच्छे मित्र हैं, और ब दोनों ही अच्छे मित्र हैं। अ ने क्या किया कि ब से किसी मौके पर रुपए 50,000 रुपए उधार। अब जैसे सोचो कि कोविड का ही टाइम, तो कोविड के टाइम में सबकी आर्थिक स्थिति खराब थी, तो जिसके पास जो मजबूत स्थिति थी वो अपने कमजोर आदमी को मदद कर दी, कई लोगों ने की है। तो उसने अ ने जो है ना ब से 50,000 रुपए उधार ले ली, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं, वो 50,000 रुपए दे ही नहीं पाया। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी बेटी की
अ की जो है ना बेटी की शादी की तारीख तय हुई, तो उसने बा को चिट्ठी लिखी। बा को चिट्ठी लिखी तो बा को लेटर में क्या लिखा कि मेरे प्रिय मित्र, मेरी बेटी फला फला की जो है ना शादी की तारीख निश्चित हो गई है और इस तारीख को प्रोग्राम है, और तुझे जो है ना बिना किसी भी एक्सक्यूज के, बिना किसी भी रीजन बताए, तुम्हें यू आर बाउंड टू कम एंड अटेंड द मैरिज ऑफ माई डॉटर विद फैमिली। ये चिट्ठी उसने आमंत्रित करने के लिए अपने दोस्त को लिखी, लिख दी साहब। अब उसको चिट्ठी को खत्म करके उसने साइन किया। साइन करने के बाद में नीचे 4 लाइनें और लिखी कि मुझे इस बात का खेद है कि मैंने तेरे से जो 50,000 रुपए उधार लिए थे, वो मैं परिस्थितियों बस मेरा हाथ जो है ना खुला नहीं हुआ, इसलिए मैं तेरे को उसका भुगतान नहीं कर पाया हूं। मैं मेरी बेटी की शादी हो जाने के बाद में एज अर्ली एज पॉसिबल प्रायोरिटी पर सबसे पहले तेरा पैसा चुकाऊंगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो देखो, नाउ द अपर पोर्शन ऑफ दैट पेपर इज ए डॉक्यूमेंट। वो एक दस्तावेज है जिसमें आमंत्रित किया गया है, ठीक है। और उसके नीचे वाला पोर्शन जिसमें उसने लिखा है कि मैंने फला फला तारीख को तेरे से रुपए 50,000 उधार लिए थे and I had not been able to make the payment in time. This is a valuable security. Why? Because he is going to make an acknowledgement to this effect that he is under obligation of the 50,000 rupees which had been borrowed by him from his friend. है ना। तो ये है मूल्यवान प्रतिभूति। तो मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा अगर परीक्षा में आती है तो हमें क्या लिखना है कि मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है, जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह भी स्वीकृत करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है, that document is known as a valuable security. Okay. Now next. अब देखो इसमें इलस्ट्रेशन आ गया। A writes his name on the back of a bill of exchange as the effect of this endorsement is to transfer the right to the bill to any person who may become the lawful holder of it. The endorsement is a valuable security. तो विनिमय पत्र के पीठ पर, उसके पृष्ठ पर जो उसने ये पृष्ठांकन किया है, एंडोर्समेंट किसे कहते हैं? पृष्ठ के ऊपर अंकन। कहां किया? विनिमय पत्र के पीछे। तो जिसके पक्ष में किया, नाउ दैट मैन इज गोइंग टू बिकम द होल्डर ऑफ सच बिल ऑफ एक्सचेंज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ओके दोस्तों, मैं ये समझ रहा हूं कि मैं जितना सरल तरीके से तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अगर पहला चैप्टर जो है ना, जो प्रारंभिक में आता है, मैंने आपको क्या कहा कि हम भारतीय न्याय संहिता को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। 2 भागों में बांटकर कैसे पढ़ेंगे कि सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसका जनरल प्रिंसिपल वाला पोर्शन, उसके बाद दूसरा पोर्शन आएगा जिसमें सारे स्पेसिफिक ऑफेंसेस है ना। तो ये 2 भागों में पढ़ करके आई होप दैट यू विल हैव अ कमांड ओवर दिस लॉ, है ना। और आपको किसी भी तरह की, वेदर यू आर गोइंग टू अपीयर एट एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज connecting to law, there will be no any problem for you people to understand the concept of this. Okay, क्योंकि जो व्यक्ति परिभाषाओं को अच्छी तरह से पढ़ लेता है, समझ लेता है, क्योंकि इनका उपयोग जो है ना बारंबार आगे से आगे किया हुआ है। अब ये वैसल को हिंदी में क्या कहते हैं? जलयान। जलयान से कोई ऐसी चीज अभिप्रेत है जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई। तो देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जलयान के द्वारा या तो मनुष्य जाता है, नहीं तो कोई प्रॉपर्टी जाती है ना। तो प्रवहन का मतलब क्या हो गया? क्या लिखता है? मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड वेसल। ओके, नेक्स्ट। अब देखो ये वॉलंटरी। अब वॉलंटरी को भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं। आप इसमें भी कभी कंफ्यूज मत होना। इसका थोड़ा सा मूल पाठ बड़ा है, बाकी समझने में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप समझ इन व्हाट वेज इट कैन बी सेड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो इसको समझो। ये लिखता है
वॉलंटरी, देखो वॉलंटरी को हम कॉमन पार्लेंस में अगर आम भाषा में जाकर समझने की कोशिश करेंगे ना तो विलिंगली होता है। विलिंगली का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई काम करता है, ये है ना। तो इच्छा को हम वॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो विलिंगली डूइंग ऑफ ए थिंग, व्हाई, बिकॉज इट इज माय ओन वॉल्यूशन, ये मेरी इच्छा है कि मैं उसको करूं, तो वो अपनी इच्छा से करता है। यहां पर जो है ना ये शब्द जो वॉलंटरीली है ये थोड़ा अति तकनीकी शब्द है, इसको हमें समझना है। इट इंक्लूड्स टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंटेंशनली, सेकंड वन इज कॉल्ड नोइंगली। इसमें दो चीजें ही समाविष्ट की गई। तो देखो क्या लिखता है, देखो मैं इसका हिंदी में मूल पाठ आपको पहले बोल के सुनाता हूँ। वॉलंटरीली को जो सेक्शन 39 आईपीसी में थी वो अभी 33 सबसेक्शन है किसका, धारा 2 का। तो धारा 2 की उपधारा 33 में है वॉलंटरीली, जो कि भारतीय दंड संहिता में धारा 39 में हुआ करती थी। ये लिखता है स्वेच्छा, स्वेच्छा का मतलब स्वयं की इच्छा से नहीं है, वो स्वयं की इच्छा से वो विलिंगली होता है, वो आम भाषा में होता है, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उसको वॉलंटरीली कहते हैं। ठीक है, अब जैसे सुनो, ये लिखता है कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, ये तब कहा जाता है जब वह उसे उस साधन से करता है जिससे करने का उसका आशय है। ये पहला हो गया खंड। दूसरा कहता है या फिर उस साधन को प्रयोग में लाते समय वो व्यक्ति जानता है मीन्स नॉलेज हो गया, जानता है कि ऐसा हो जाना संभाव्य है, ऐसा कारित हो जाना संभाव्य है। तो देखो, इफेक्ट इज कॉज्ड बाय ए पर्टिकुलर पर्सन, व्हाट इफेक्ट इज कॉज्ड said to be caused by a person voluntarily, why, because he is doing a particular thing with a particular means with which he was intended, जिसका उसको उपयोग में लाने का उसका इरादा था, या फिर उसको काम में लाते समय वो व्यक्ति जानता था कि ऐसा हो जाना संभाव्य है। तो a thing is said to be done by him voluntarily, तो वो चीज उसके द्वारा स्वेच्छा की गई कही जाएगी। ओके, अब जैसे देखो हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पढ़ेंगे ना, तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में आपको दो ही शब्द मिलेंगे, इंटेंशनली और नोइंगली, है ना। तो जानता है तो ज्ञान की बात है। नॉलेज क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन एंड नॉलेज बोथ आर मेंटल स्टेट्स। ओके, नॉलेज के बारे में कहा जाता है कि नॉलेज इज नथिंग बट ए कॉन्शियस अवेयरनेस एज टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट डन। ज्ञान का मतलब होता है किसी व्यक्ति को इस बात की जानकारी कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा। इसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, इलस्ट्रेशन में क्या बता रखा है मालूम, इलस्ट्रेशन में ये बताया है कि एक व्यक्ति है जो एक हैबिटेबल हाउस है, जो रहवासी मकान है, उसमें वो लूट करना चाहता है। तो लूट को सुकर बनाना अर्थात उसको आसान बनाना, तो लूट को आसान बनाने के लिए उस घर में आग लगा देता है, आग लगा देता है। और आग लगाने से होता क्या है मालूम है, तो उसमें रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो मौत हो जाने के बाद में जिसने आग लगाई है वो इस बात का बहुत पश्चाताप करता है, उसको बहुत खेद है। क्या कहता है कि आई डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ ऑफ दैट मैन हु वाज स्टेइंग इन दैट हाउस। और लॉ क्या कहता है, नो डाउट हमने मान लिया कि यू आर नॉट इंटेंडेड टू डू द सेम बट यू आर हैविंग नॉलेज एट द टाइम ऑफ सेटिंग द हाउस ऑन फायर। आपने जब इस घर में आग लगाई थी ना, तब आप ये जानते थे, आपको इस बात का पता था कि निश्चित रूप से इसमें कोई रहने वाला व्यक्ति जो है ना वो मारा जाएगा, आपको ज्ञान था। इसलिए ये जो परिणाम जो कारित हुआ, ये प्रभाव जो कारित हुआ ना, यू हैव डन इट वॉलंटरीली। कैसा किया है आपने, स्वेच्छा किया है ना। तो स्वेच्छा में दोस्तों दो ही बातें आती है, या तो आता है आशय और या आता है ज्ञान। ओके, अब देखो मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूं। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करने का उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। तीन बातें आई, आइदर इंटेंशनली और नोइंगली और ही हैड ए रीजन टू बिलीव, उसके पास विश्वास करने का कारण था। तो एक विवेकवान समझदार प्रज्ञावान व्यक्ति को पता नहीं होता कि एक हैबिटेबल हाउस है जो मानव निवास के लिए काम आता है, उसमें कोई किसी का निवास है, उसमें तुम लूट करना चाहते हो और तुम्हारी लूट को आसान बनाने के लिए तुम जो है ना उसमें आग लगा देते हो, तो तुम्हारा ये भेजा काम नहीं करता कि उसमें रहने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में
act is said to be done by you voluntarily. Why? Because it says like this: a person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause. आया समझ में? ये है स्वेच्छा। और मैं आपको बता दूं कि देखो, डॉक्यूमेंट की, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, वॉलंटरीली की, इनकी परिभाषाएं धरी धराई आती। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, वो भी आपके लिए समझने की है। वो क्या समझने की है कि आप सोचो, आप इस बात को सोचो कि ये इतना बड़ा महाग्रंथ है ये भारतीय न्याय संहिता, कि इसमें कोई भी व्यक्ति अपना कहीं भी बाह्य ज्ञान लाके आपको समझा ही नहीं सकता। ये पुस्तक स्वयं इसकी अंतर्वस्तु, इसमें हर एक चीज इस तरह दे रखी है, ये अपने आप में समझाने के लिए पर्याप्त है। इस किताब का अगर पूरा अध्ययन कोई आदमी व्यवस्थित तरीके से कर ले और इसके साथ में दिए हुए सारे इसके इलस्ट्रेशंस पढ़ ले, इसके साथ दिए हुए सारे एक्सेप्शंस पढ़ ले, इसमें दिए हुए सारे एक्सप्लेनेशन देख ले, तो सारे एक्सप्लेनेशन देख ले, सारे इलस्ट्रेशन देख ले, सारे एक्सेप्शंस देख ले, तो उसके बाद कुछ नहीं रह जाता। और मैं आज दावे के साथ कह देता हूं कि ये लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उनके साथ 3 जो कमिश्नर थे, इन चारों ने मिलकर भारतीय दंड संहिता का जो प्रारूप तैयार किया था, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की किसी में दोस्तों ताकत नहीं है। मैं दावे से कहता हूं किसी आदमी में इसके एक इलस्ट्रेशन को चेंज करने की ताकत नहीं है। और इसमें इतनी बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेशन दे रखे हैं कि आपको इन एडिशन टू दैट you need not to enter here and there in quest of a particular material, so that you may be able to understand the concept of the general law of crimes, that is a BNS. No, आपको करने की जरूरत ही नहीं, ये अपने आप में परिपूर्ण है, ये सर्वांगीण है। नहीं तो आप समझो 160 साल तक भारत में लागू रहा है नहीं ये। और इन्होंने कब कब इसमें जो परिवर्तन संशोधन किए हैं, आई शैल मेक इट क्लियर टू यू पीपल। सब बता दूंगा मैं आपको एक एक चीज, और आप ये मान के चलो, मैं जो है ना मैं अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं करता। मैं पहले बता देता हूं आप, मेरी क्लास में मेरे से जो व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता पढ़ लेगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ लेगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ लेगा और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पढ़ लेगा, उसके बाद में अगर उसका कोई भी कोना या ब्लैंक रह जाए और उसको ये लगे कि मुझे ये चीज आई नहीं समझ में, ये आती नहीं है, तो फिर मेरे पढ़ाने पर लानत है। अब आप सोच लो, मैं इतने लेक्चर जो है ना इतने क्लास में पढ़ा रहा हूं, देखो आप, क्योंकि हर एक चीज को, क्योंकि ये सब चीज है ना टाइम एंड अगेन एंड अगेन बार इनको इस्तेमाल किया हुआ है हर कानून में। इसलिए मैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज के साथ तो कोई तरह का समझौता करता ही नहीं, सारी बातें बच्चों को अच्छे से समझा के चलता हूं। ठीक है, 33 उसके बाद में आ जाओ। अब ये देखो, ये इसका इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको बोल के पहले से सुना दिया, वापस बता देता हूं। क्या लिखता है मालूम है? लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए घर में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। ये कहा जाएगा जिस व्यक्ति की तुम्हारे द्वारा आग लगाने से घर में जलकर मौत हो गई, ये मृत्यु आपके द्वारा स्वेच्छा कारित की गई समझी जाएगी बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस टर्म वॉलंटरी। है ना, हम जो है ना हर्ट में, ग्रीवियस हर्ट में भी पढ़ेंगे, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, है ना। तो वॉलंटरीली, क्योंकि वॉलंटरीली उसको क्लियर क्यों करना जरूरी होता है, क्योंकि आगे हमें आएगा कॉजिंग हर्ट बाय डूइंग ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, है ना। तो रैशली एंड नेग्लिजेंटली यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग वेयर बाय इंजरी इज कॉज्ड। तो देखो, आप किसी को थप्पड़ मारो तो वॉलंटरीली कॉजिंग ऑफ हर्ट होता है। आप साइकिल का चक्का किसी के पांव के ऊपर चढ़ा दो तो ये नेग्लिजेंटली होता है।
और दोनों में रात और दिन का फर्क होने से दंड की मात्रा में फर्क होता है। और एक बात ध्यान रखना, जहां पर इंटेंशन होता है, जहां पर नॉलेज होता है, वहां पर उपेक्षा और उतावलापन होता नहीं है। ये दोनों चीजें साथ चलती नहीं है। इनको हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों। अब आ गया विल। ये विल जो है ना, ये वसीयत क्या लिखा है, एक लाइन की बात लिखी है, मीन्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, है ना। तो वसीयत से अभिप्रेत है कोई वसीयती दस्तावेज। आपको और हमको सबको पता है, जिन्होंने भी वसीयत का लॉ पढ़ा है, वसीयत क्या होती है, एक व्यक्ति की स्वयं की इच्छा होती है कि वो जीते जी एक पेपर लेकर के अपने मरने के बाद अपनी संपत्ति का न्यागमन उसके वारिसों और उत्तराधिकारियों के मध्य किस प्रकार होगा, उसकी व्यवस्था जीते जी कर देता है। दैट इज कॉल्ड विल, दैट इज कॉल्ड विल। तो विल के माने आने पर व्हाट इज मीन बाय विल, विल इज नथिंग बट ए टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। ओके, टेस्टामेंट्री तो हम देखो, हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे ना, हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम जो है ना हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पढ़ेंगे। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पढ़ेंगे तो हमें वो कौन सा मिलता है, निर्वसियती उत्तराधिकार, दैट इज कॉल्ड नॉन टेस्टामेंट्री, है ना। तो टेस्टामेंट्री कहाँ आता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट में आता है 1925। तो एक व्यक्ति ने वसीयत की नहीं है, तो हिंदू मेल होकर, हिंदू फीमेल होकर जिस व्यक्ति ने अपनी व्यवस्थित वसीयत नहीं लिखी, दैट इनहेरिटेंस इज कॉल्ड नॉन टेस्टामेंट्री, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ओके, और जो वसीयत करके जाते हैं तो उस कानून से शासित होते हैं। तो यहाँ विल को डिफाइन करने को बोले तो क्या लिखोगे, विल डिनोट्स, विल मीन्स व्हाट, दैट इज ए टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, ए पर्सन हु इज मेकिंग टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड वसीयत, दैट इज कॉल्ड वसीयत। तो वो डॉक्यूमेंट जो है ना वो वसीयत है। ठीक है, अब वुमन, वुमन को हमने पढ़ लिया है, मैंने पहले उसको बता दिया था, मैन पहले आ गया था, वुमन बाद में है। मैन को हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैन, मैन मीन्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। लाइकवाइज दिस, हु इज वुमन, वुमन मीन्स फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, है ना। तो किसी भी उम्र की मानव नारी, इसलिए मैंने आपको बताया था कि 2-4 घंटे पहले जन्मी हुई लड़की भी कानून की नजर में स्त्री मानी जाती है। हम उसको घर में छोटी बच्ची मानते हैं, बच्चियां छोटी रहती है घर में, आखिरी उम्र छोटी रह सकती है, परंतु कानून में जो महिला की परिभाषा है, स्त्री की परिभाषा है, वो परिभाषा है किसी भी उम्र की मानव नारी, वो महिला कहलाती है, स्त्री कहलाती है, और किसी भी उम्र का मानव नर वो पुरुष कहलाता है। ठीक है, अब आ जाओ रॉन्गफुल गेन। देखो, एक चीज है रॉन्गफुल गेन और एक चीज है रॉन्गफुल लॉस। मैंने दोनों यहाँ आपको बता दी है। कब बताई थी आपको, जब मैंने डिसऑनेस्टली डिस्कस किया था, उस समय बता दिया कि सदोष, सदोष क्या लिखा है, अभिलाभ। सदोष अभिलाभ से माने वो अभिलाभ जिसे प्राप्त करने वाला विधिक रूप से उसको प्राप्त करने का हकदार नहीं है, दैट इज रॉन्गफुल लॉस गेन। ओके, अब रॉन्गफुल लॉस मीन्स व्हाट, रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस ए पर्सन हु बेयर द सेम, जो जिसने इसको वहन किया है, जिसने ये हानि उठाई है, वो उसका हकदार है। किसका हकदार है, किसका, प्रॉपर्टी का, जिसको उससे वंचित कर दिया गया है। तो अगर कोई आप किसी को, जैसे देखो सुनो कि अगर एक महाजन है जिसने किसी भी एक किसान को पैसे उधार दिए, पैसे उधार दिए, एज फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए दिए उस पुराने जमाने में, 1000 रुपए दिए, तो वो 1000 रुपए जो है ना बार बार जो है ना सूखा चल रहा था, बरसात हो ही नहीं रही थी, तो खेतों में फसल वसल नहीं हो रही थी, तो वो जो है ना महाजन का 1000 रुपए उधार चुका ही नहीं पाया। नहीं चुका पाया तो क्या हो गया कि एक दिन उस किसान की मौत हो गई। किसान की मौत हो गई, उसके थोड़े दिन बाद जो है ना वो महाजन आया और जो खेती करने के लिए जो बैल थे, वो दोनों ही बैल को जो है ना हाँक के और अपने घर पे लेके चला गया और अपने घर के उसमें नौहरे में ले जाके बांध दिए। तो अब उसने क्या किया है, उसने, महाजन ने जो 2 बैलों की जोड़ी जो उसके खेती बाड़ी के लिए काम आती थी, पैसा तो उस विधवा के पति का देना था और बैलों की जोड़ी वो उसकी जबरदस्ती ला करके उसने बांध दिया। तो उसने बैलों की जोड़ी को काम में नहीं लिया, तो देयर इज नो केस ऑफ एनी रॉन्गफुल गेन टू दैट मैन, बट रॉन्गफुल लॉस हैज बीन कॉज्ड टू द विडो ऑफ द किसान, है ना। तो रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या होता है,
विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ अभिप्रेत है जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार ना हो। मैंने आपको क्या बताया, वैध रूप से हकदार ना हो। ठीक है। अब रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल लॉस को कहता है मीन्स द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज द लीगली एंटाइटल्ड, जो उसका हकदार है। देखो, सदोष हानि से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि अभिप्रेत है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार है। और देखो, ये सारी एक से दूसरी कनेक्टेड चीजें हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं कैसे कनेक्टेड है, कीप इट इन माइंड। हम रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस पढ़ते हैं तो हमें एक टर्म समझ में आती है बेईमानी से, और बेईमानी से जब हमें अच्छे से समझ में आ जाता है तब हमें समझ में आता है कि चोरी के अपराध का गठन कैसे होता है, उद्दापन कैसे होता है, लूट कैसे होती है, डकैती कैसे होती है। क्यों? क्योंकि सारे चलते हैं इजिस्टेम जनरिस पर। किस पर चलते हैं? सजातीयता का सिद्धांत जो है ना उसके ऊपर चलते हैं। ये एक दूसरा जो है ना एग्रीवेटेड। तो इसलिए हम देखो, आपको जब कभी भी अगर अच्छे से समझना हो कि बेईमानी से की परिभाषा क्या है ना, तो बेईमानी से को समझने के लिए हमें क्या समझना है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव ए गुड नॉलेज एज टू दीज टू टर्म्स लाइक wrongful gain and wrongful loss. So you are doing a particular act with that intent to cause a wrongful gain to someone and wrongful loss to another. In such a situation, your act is said to be done by you, that is dishonestly. कैसा किया गया? बेईमानी से। कैसे? बेईमानी। अब उसके बाद आ जाओ 38 में, ये गेनिंग wrongfully and losing wrongfully। ये थोड़ी देर के लिए भी आपने किसी को किया है, क्योंकि गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली को पढ़ना जरूरी होता है। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है तब कहा जाता है जब व्यक्ति सदोष रखे रखता है, तब भी जब वह सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है तब कहा जाता है जब उसे किसी संपत्ति से ऐसी हानि होती है। ठीक है। अब आ गया लास्ट, दिस इज सबसेक्शन 39। ये इसको नया जोड़ा है और इन्होंने इसको क्या बताया, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि लेजिस्लेचर ने इसमें लिखा है सबसेक्शन 39 में ये लिखा है कि वो सारी बातें जो हमने परिभाषित कर दी है यहाँ पर, परंतु इस भारतीय न्याय संहिता में अलग अलग स्थानों पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है जिन्हें भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु उनकी परिभाषा या तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है और नहीं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में है। तो इसमें भारतीय न्याय संहिता में उन शब्दों का प्रयोग जो किया गया है उनका वही अर्थ समझा जाएगा। द मीनिंग हैज बीन असाइन्ड टू दोज वर्ड्स इन दोज रेलेवेंट लॉज लाइक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। देखो ये क्या कहता है, ये लिखता है कि देखो, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 shall have the meaning respectively assigned to them in that act and संहिता। उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है और इस संहिता में परिभाषित नहीं है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम और संहिता में उनके दिए गए। तो ये बात है दोस्तों, ये हमें इस तरह से इनको सबको पढ़ करके समझ लेना है अच्छी तरह से। मैंने धारा 1 बहुत डिटेल में पढ़ा दिया आपको। धारा 2 में जितनी भी परिभाषाएं थी सारी परिभाषाएं एट लेंथ इन डिटेल वी हैव अ डिस्कशन in the class. We have had a discussion in regard to each and every word which has been defined in the section 2 of the
भारतीय न्याय संहिता। ओके, अब हम आते हैं, तो देखो मैंने आपको पहले ही कहा था, क्या कहा था आपको, कि ये सारी बातें वो हैं जो कहाँ थी, ये एक चैप्टर नंबर 2 था, जनरल एक्सप्लेनेशन इन इंडियन, उसमें से कई बातों को निकाल करके ला करके धारा 2 में उनको डेफिनेशन क्लॉज में डाल दिया, और जो बची हुई थी उनको वापस उस, तो देखो जो जनरल एक्सप्लेनेशन का जो चैप्टर था, उस चैप्टर को तो इन्होंने हटा दिया, ठीक है। अब उसमें से काफी बातें जो थी वो 28-29 बातें परिभाषाओं के रूप में दे दी, कहां पर, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 38 तक। 39 में तो क्लैरिफिकेशन है कि the words and phrases which have been used and employed in this law has not been defined in this law. Now the same has been defined in the Bharatiya Nagrik Surakshha Sanhita and Information Technology Act 2000. Therefore, the meaning thereof is to be construed by us, which has been assigned to those words in those relevant laws. ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो अब जो है ना, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको अभी तक यहीं पर, तो अब क्या किया इन्होंने मालूम है, धारा 2 को तो इन्होंने परिभाषा का खंड बना दिया, और धारा 3 में जो है ना, जनरल एक्सप्लेनेशन की जो बची हुई बातें थी वो यूं की, ठीक है। तो अब हम जो है ना आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो सेक्शन 3 पीएनएस, तो पीएनएस की धारा 3 जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण, पहला क्या कहता है, पहला ये कहता है ये जो है धारा 3 की उपधारा 1, ये कहां थी दोस्तों, ये भारतीय दंड संहिता में धारा 6 थी, इसमें जनरल एक्सप्लेनेशन के चैप्टर में ये धारा 6 थी, और 6 के, तो इसके बारे में आपको क्लियर कर दूं, तो ये जनरल एक्सप्लेनेशन सेक्शन, इसका टाइटल है साधारण स्पष्टीकरण, ये धारा 3 है भारतीय न्याय संहिता की। इसमें उपधारा 1 कहती है, क्या कहती है, जो सुनना, 3 बातों का ध्यान रखना। ये लिखता है कि इस पूरी की पूरी संहिता में प्रत्येक अपराध की परिभाषा, और उसका प्रत्येक परिभाषा में दिया गया दंडिक प्रावधान, और उसके साथ जोड़ा गया कोई भी दृष्टांत, इन तीनों ही चीजों को हमें पढ़ना है। वी आर टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट टू द चैप्टर एंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शंस, ये की बात पहले वहां लिखी थी धारा 6 में, जिसको यहाँ धारा 3 की उपधारा 1 में दिया है भारतीय न्याय संहिता में, एंड इन अर्लियर आईपीसी दैट वाज देयर अंडर सेक्शन 6। तो क्या लिखता है, अब इसको कारण क्या है, देखो विधानमंडल ने कितना होशियारी का काम किया है कि एक धारा में सारा का सारा काम निपटा दिया। मेरे को एक बात बताओ कि इतने दुनिया भर के जनरल एक्सेप्शंस हैं, तो whether it is possible and practicable for us to repeat the same time and again under each and every offense which has been defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita? No, not at all. तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये देने के पीछे प्रयोजन ये है कि भारतीय दंड संहिता में जितने भी अपराध परिभाषित थे उसके लिए धारा 6 में स्पष्टीकरण दे दिया था। ये कि ये बातें जो भारतीय न्याय संहिता में जितने भी अपराध हैं, अपराध जो परिभाषित है, उनके लिए जितने भी दंडिक प्रावधान है और उनके साथ में अटैच जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, उन सभी को हमें पढ़ना है किसके अध्ययन, सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस। तो जैसे अ ने ब के ऊपर गोली चला दी, तो अ तो 7 वर्ष से कम है उम्र में, तो आप मर्डर की डेफिनेशन जाके जो भारतीय दंड संहिता में धारा 300 में पढ़ते थे और अभी भारतीय न्याय संहिता में धारा 101 में पढ़ोगे तो कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि 7 वर्ष से कम का व्यक्ति जो है ना, बालक जो है ना, गोली चला के अगर किसी की मृत्यु कारित कर देगा तो कोई बात अपराध नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर पूरा दे दिया और एक लाइन लिख करके इसको स्पष्ट कर दिया कि वी आर बाउंड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डेफिनेशन ऑफ एनी ऑफेंस defined under BNS, and at the same time each and every penal provision thereof and illustration attached therewith is to be understood and subject to provision provided the chapter entitled general exception। ये कहता है लॉ, ठीक है। क्यों? क्योंकि बार बार जो देखो, जो व्यक्ति नशे में है उसने कोई कार्य किया है, जो व्यक्ति पागल है उसने कोई कार्य किया है, किसी व्यक्ति ने सद्भावना से कार्य किया है, किसी ने किसी के भले के लिए कार्य किया है, किसी ने बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कारित की है, तो क्या ऐसी सारी बातों को whether it is practicable for us to repeat the same? No, not at all.
therefore that for very sake it has been made clear। क्या लिखा है देखो, इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दांडिक उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दांडिक उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दांडिक उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। दोहराने का सवाल ही नहीं है, दोहराना संभव ही नहीं है। एक बच्चा 7 वर्ष का, 7 वर्ष से कम है, किसी को गोली लगा मार देता है। 7 वर्ष से कम का बच्चा पड़ोसियों के घर में जाके और मकान मालिक का जो है ना मोबाइल उठा के अपने घर पे ले आता है, तो ये नथिंग इज एन ऑफेंस इफ एनीथिंग इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्ट बिलो 7 years इन एज। तो सारे अपराधों के नीचे लिखते थोड़ी फिरेंगे हम। Therefore, it has been made clear under this provision in the terms of साधारण स्पष्टीकरण। इसकी धारा 3 है ना, उसकी उपधारा 1 है, जो पहले अर्लियर आईपीसी में सेक्शन 6 थी। किसमें? आईपीसी में। ये है बातें। अब जैसे देखो खुद ने वापस बता दिया, दृष्टांत में क्या बताया, जो गौर से पढ़ना। इस संहिता की भी धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्ययन समझी जानी है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। It has been made clear in the terms of this illustration. In the terms of this illustration इसको खुल्लम खुल्ला समझा दिया है। और जब मैं आपको बताऊं कि जितना तो इंपॉर्टेंट होता है जनरल एक्सप्लेनेशंस को पढ़ना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जनरल एक्सेप्शंस को। और मैंने बिगनिंग के लेक्चर में आपको बता दिया था कि जो व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता के ऊपर कमांड करना चाहता है, यदि उसने जनरल एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। अब ये 2 भागों में हो गया, तो डेफिनेशन क्लॉज को नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। जनरल एक्सप्लेनेशन की जो धाराएं 3 में 3 की उपधारा 9 तक दी है उसको नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। और जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर पूरा का पूरा इंटैक्ट पढ़ा है उसको नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। और उसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप आईपीसी और बीएनएस को समझ ही नहीं सकते। ये आपका काम थोड़ी है कि आप जो ना चोरी के अपने संपत्ति के विरुद्ध अपराध को खोल करके, पहले चोरी है, उसके बाद में चोरी के बाद में आपको उद्धापन मिल जाएगा, फिर लूट मिल जाएगी, फिर डकैती मिल जाएगी, फिर आपराधिक दुर्विनियोग मिल जाएगा, उसके बाद में आपराधिक न्यास भंग, और फिर ये सारे ट्रेस पास और हाउस ब्रेकिंग वगैरह पढ़ते रहना। तो आप क्या समझते हैं कि उससे आपका कमांड हो जाएगा? नहीं, आप सिर्फ जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से केवल परिभाषाएं याद कर रहे हो। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू पीपल एक्सप्रेसली today itself that you must have a good knowledge as to both the things. Now in these 2 terms like definition clause and general explanations under section 3, and at the same time you are bound to acquire good knowledge of general exception. That way आप कह सकते हो कि मैं अच्छी तरह से भारतीय न्याय संहिता को जानता हूं या जानता हूं, और नहीं तो आप बिल्कुल नहीं जानते। समझ गए आप? तो दोस्तों आज हम जो है वो इतना ही पढ़ेंगे और बाकी की बातें कल हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।